सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ताई स्वॉर्ड इमॉर्टल का एपिसोड नंबर 3। इसके पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हाफ एंग यू यांगजी के साथ ताई इमॉर्टल सेक की तरफ रवाना हो चुका था, मगर तभी रास्ते में ही उन पर अटैक हो जाता है। ये अटैक्स डेविल रेस वालों ने किया था, तो यू यांगजी हाफ एंग को यांग बेल में महफूज रख कर खुद ही उनका सामना करने चला गया। अब आगे तो अब हम देखते कि याचिन ने एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बनाकर यू यांगजी पर हमला कर दिया था। तो यू यांगजी ने काउंटर अटैक में गोल्डन क्रो को क्रिएट किया। अब वो गोल्डन क्रो जाकर याचिन ने क्रिएट किए फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखकर याचिन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यू यांगजी इतना ज्यादा पावरफुल है। वो अपने साथियों से कहती है कि यू यांगजी के पास स्वॉर्ड इमॉर्टल टेक्निक है, जिसका मुकाबला सिर्फ डेविल इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फॉर्मेशन ही कर सकता है। इधर हाफेंग समझ जाता है कि इन लोगों ने एक बहुत बड़ा बीस्ट क्रिएट किया है जो यू यांगजी को नजर ही नहीं आ रहा था। तो तुरंत ही यू यांगजी को इस बारे में बताता है। वो कहता है कि वो बीस्ट आपके पैरों के नीचे है, वो आप पर जल्दी हमला करेगा। याचिन ने भी ये सुन लिया था और वो काफी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाफेंग को इस बीस्ट के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि वो बीस्ट तो फॉर्मेशन के नीचे छुपा हुआ था। जिसके बाद यूजू रेड मून चॉप का यूज करते हुए यू यांगजी पर अटैक कर देती है, लेकिन यू यांगजी से पहले हाफेंग उससे लड़ने लगता है। इधर यू यांगजी ग्रेट सन बर्निंग स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके डेविल रेस ने क्रिएट किए फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है, जिसके बाद वो डेविल रेस ने क्रिएट किए सारे बीस्ट को खत्म कर रहा था। इधर याचिन उनकी पावर्स देखकर हैरान थी। तभी यूजू उससे कहती है कि हाफेंग हमारा टारगेट है, तो हमने पहले उस पर फोकस करना चाहिए। जिस वजह से याचिन अब अपनी सारी पावर्स का यूज करते हुए डीमन गॉड को क्रिएट करना शुरू कर देती है। उसके ऐसा करते ही उसने बनाई हुई सारे फॉर्मेशन और बीस्ट एक जगह जमा हो जाते हैं, और फिर उन सबकी पावर से एक होकर एक डीमन गॉड क्रिएट होता है, जो कि डीमन का बहुत पावरफुल फॉर्म था। अब डीमन गॉड तुरंत ही यू यांगजी पर हमला कर देता है, मगर यू यांगजी उसका सामना कर रहा था। लेकिन डीमन गॉड के आगे यू यांगजी टिक नहीं पाता। वो डीमन गॉड उसे एक ही पंच में दूर फेंक देता है, जिसके बाद यूजू और याचिन मिलकर एक हमला करते हैं। अब यू यांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि उसने पहले किसके अटैक को रोकना चाहिए। वो डीमन गॉड के साथ लड़ रहा था। तब तक याचिन और यूजू हाफेंग पर हमला कर देती है। ये देखकर यू यांगजी हाफेंग को वहाँ से भागने के लिए बताता है, और तभी मौके का फायदा उठाकर डीमन गॉड उसे एक जबरदस्त पंच मार देता है, जिससे यू यांगजी बहुत कमजोर हो चुका था। अब वो समझ जाता है कि वो हाफेंग को बचा नहीं सकता, क्योंकि डेविल रेस वालों ने उसे ग्रीन स्मोक में कैद कर दिया था। अब याचिन यूजू को हुक्म देती है कि जाकर हाफेंग को मेरे पास लेकर आओ। अब यूजू हाफेंग को ग्रीन स्मोक में ढूंढ रही थी, लेकिन तब तक हाफेंग ने स्वॉर्ड इमॉर्टल पपेट को एक्टिवेट कर दिया था। जिसके बाद हाफेंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस पपेट के साथ मर्ज हो जाता है, जिससे वो पपेट पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन गया था। जिसके बाद वो यूजू पर हमला करने आगे बढ़ता है, तो यूजू तुरंत ही रेड मून चॉप को एक्टिवेट कर देती है, जिससे एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट होकर पपेट के अटैक को रोकने लगता है। लेकिन पपेट सारे मून चॉप को डिस्ट्रॉय करते हुए उस पर एक जबरदस्त अटैक कर देता है। उस एक ही स्लैश में यूजू कमजोर पड़ चुकी थी। तभी उसका साथी युआन शान उसे संभालने लगता है, मगर तब तक पपेट वहाँ आकर उन दोनों पर अटैक कर देता है। अपने साथियों की ऐसी हालत देखकर याचिन बहुत भड़क जाती है, और वो डेविल हैंड को क्रिएट कर हाफेंग के पपेट पर हमला करती है। साथ ही डीमन गॉड भी यू यांगजी की तरफ आ रहा था, लेकिन इस बार यू यांगजी अपनी दूसरी टेक्निक ग्रेट सन बर्निंग स्काई को एक्टिवेट करके उसे खत्म कर देता है। ये सब देखकर डेविल रेस वाले समझ गए थे कि वो इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। जिसके बाद ये लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखते कि उनके रास्ते में तो पपेट खड़ा है, और दूसरी तरफ था यू यांगजी। इन लोगों ने उन डेविल रेस वालों को घेर लिया था। तो याचिन वहाँ से भागने के लिए अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देती है, और वहाँ से जाने से पहले वो यांगजी को कहती है कि मैं वापस जरूर आऊंगी। अब वो दिन दूर नहीं कि जब हम तुम्हारे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इतना कहकर वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब उनके जाने के बाद यांगजी उस पपेट को गौर से देख रहा था। तभी उसमें से हाफेंग बाहर आ जाता है। वो पूछता है कि अंकल आप ठीक तो हो ना? जिस पर वो कहते हैं हाँ मेरे बच्चे मैं ठीक हूँ, आज मैंने तुम्हारी पावर्स देख ली, तुम वाकई बहुत स्ट्रांग हो। जिस पर हाफेंग कहता है कि मैं अभी भी उतना पावरफुल नहीं हूँ, अगर ये फाइट अभी खत्म नहीं होती तो शायद मैं कमजोर पड़ता, मुझे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जिस पर यांगजी कहता है कि सेक में जाने के बाद तुम चाहो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम्हें वहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिसके बाद वो दोनों ताई इमॉर्टल सेक के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन डेविल रेस वाले अभी भी उन पर नजर रखे हुए थे। याचिन अपनी हार से बहुत गुस्से में थी। तभी युआन शान उससे कहता है कि यंग मास्टर, मेरे ख्याल से हाफेंग के पास जो पपेट था वो उसे उसके फादर ने दिया है। और तभी यूजू भी कहने लगती है कि हमने जाकर उनका मुकाबला करना चाहिए। जिस पर याचिन कहती नहीं, वो पपेट काफी पावरफुल है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो यूजू कहती फिर हम मास्टर को क्या बताएंगे, उन्होंने हमें हाफेंग को अपने साथ लेकर आने के लिए बोला था। जिस पर याचिन कहती ये काम कोई और करेगा, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है। वही दूसरी तरफ यांगजी और हाफेंग क्लैन की तरफ जा रहे थे।
हैं। तभी हाओफेंग को किसी के आने का एहसास होता है, जिस पर यांगजी उसे बताता है कि ये मेरा दोस्त जियांग बायसोंग है, वो हमारा वेलकम करने यहाँ आया है। अब जियांग बायसोंग यांगजी को ग्रीट करता है और पूछता है कि क्या यही मूशान का बेटा है। तभी हाओफेंग उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि हाँ, मैं मूशान का बेटा हूँ, मेरा नाम हाओफेंग है। तो जियांग बायसोंग कहता है, अरे वाह, मूशान का बेटा तो काफी हैंडसम है। जिसके बाद वो यांगजी से कहता है कि मुझे आपकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, क्या आप ठीक हो? जिस पर यांगजी कहता है, मैं ठीक हो जाऊंगा, चलो अब सेक में चलते हैं, हमें वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। अब हाओफेंग जियांग बायसोंग को गौर से देख रहा था, तभी उसकी आइज ऑफ क्रिएशन एक्टिवेट हो जाती है और उसे फेरी बताती है कि इससे थोड़ा बच के रहना, ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा। और अब बायसोंग अपना वेपन निकाल लेता है और वो सीधा यांगजी पर हमला कर देता है। यांगजी पहले ही काफी इंजर्ड था, अब वो अपने दोस्त से मिले धोखे की वजह से बहुत परेशान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि इमॉर्टल सेक को भी धोखा दिया है। जिस पर जियांग बायसोंग कहता है कि मैं इमॉर्टल सेक का डिसाइपल ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर धोखेबाजी का सवाल ही पैदा नहीं होता। दरअसल मैं तो डेविल रेस का मेंबर हूँ, मैंने इमॉर्टल सेक इसलिए ज्वाइन किया ताकि मैं डेविल रेस की मदद कर सकूं। और तुम देख लेना, जल्द ही इस दुनिया पर डेविल रेस का राज होगा। तो यांगजी कहता है कि बहुत सालों पहले इस सी पर डीमंस ने हमला किया था, उस वक्त मूशान अकेला ही डीमन से फाइट कर रहा था, लेकिन फिर बाद में उसने हमें मदद के लिए बुलाया। उस वक्त तुम भी हमारे साथ थे, उस जंग में तुमने हमारे साथ मिलकर कई सारे डीमंस को मार दिया, तो क्या वो सब कुछ झूठ था? जिस पर जियांग बायसोंग कहता है कि हाँ, उस वक्त तुम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इनफैक्ट हमारे डीमन क्लैन का किंग भी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था, तो मजबूर हो कि मुझे तुम लोगों का साथ देना पड़ा। उसकी बातें सुनकर यांगजी बहुत भड़क जाता है, वो कहता है कि तुम बहुत मतलबी हो, तुमने समय आने पर अपने ही लोगों को मार दिया। जिस पर जियांग बायसोंग कहता है कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं, वो डीमन किसी काम के नहीं थे, तो उनका मरना तय था। मेरे हिसाब से ये उनकी खुशनसीबी है कि उन्होंने डीमन किंग के लिए अपनी जान को सैक्रिफाइस किया। अब यांगजी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, वो कहता है तुम कई सालों से मेरे क्लैन में रहे और हम पर जासूसी की, लेकिन आज तुम्हारे एक्सपोज होते ही तुम्हारी इतने सालों की मेहनत जाया हो गई। उसकी बातें सुनकर जियांग बायसोंग हंसने लगता है, वो कहता है यांगजी तुम बहुत भोले हो, तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं मेरी मेहनत को जाया होने दूंगा? तुम गलत हो मेरे दोस्त, अब मैं तुम दोनों को यहीं पर खत्म कर दूंगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं डेविल रेस के साथ मिला हुआ हूँ। और तभी हम देखते हैं कि हाओफेंग वहाँ से भाग रहा था। दरअसल यांगजी ने उसे वहाँ से जाने के लिए बोला था। इधर हाओफेंग फेरी से कांटेक्ट करता है, उसे बताता है कि मैं डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा, जिस पर फेरी उससे कहती है कि तुमने ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज किया है, जिस वजह से तुम्हारी आइज ऑफ क्रिएशन एक्टिवेट नहीं होगी। अगर तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को दोबारा से रीगेन कर लो तो एक्टिवेट हो जाएगी। वो कहती तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उन दोनों को लड़ने दो और सीधे क्लैन में पहुंच जाओ, लेकिन हाओफेंग ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है मैं अंकल यांगजी को कभी अकेला नहीं छोड़ सकता, जिसके बाद वो उन्हीं की तरफ वापस जाने लगता है। इधर जियान बायसोंग यांगजी से कहता है कि भले ही तुम सुप्रीम इमॉर्टल स्टेज पर हो, मगर अब जबकि तुम घायल हो तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, मेरी पावर्स अब ऑलरेडी अर्थ इमॉर्टल स्टेज पर पहुंच चुकी है, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सरेंडर कर दो। लेकिन यांगजी ऐसा करने से मना कर देता है और वो फिनिक्स सोरिंग को एक्टिवेट करके जियान बायसोंग पर हमला कर देता है। तो वो भी तुरंत ही कोर्ट स्काई सील को समन करके उनके साथ फाइट करने लगता है। अब जियांग बायसोंग ने यांगजी की फिनिक्स को खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से यांगजी पर हमला करता है, लेकिन समय रहते ही यांगजी जंप लगाता है और वो स्वॉर्ड जाकर चट्टान पर हिट करती है, जिसके बाद जियांग बायसोंग कोल्ड स्ट्रीम स्वॉर्ड रिवर को क्रिएट करता है और उसी से यांगजी पर जबरदस्त अटैक करता है। लेकिन यांगजी उसके अटैक से बचने के लिए तुरंत यांग बेल को समन करता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत तो घायल हो ही गया था। जिसके बाद जियांग बायसोंग आइस स्पीयर से उस पर एक फाइनल अटैक कर देता है, मगर इससे पहले कि यांगजी उसकी चपेट में आए वो अटैक को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये और कोई नहीं बल्कि हाओफेंग था। यांगजी उसे वहाँ देखकर उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला था तो तुम वापस क्यों आए? और अब जियान बायसोंग कहता है अच्छा हुआ हाओफेंग तुम खुद ही आ गए, नहीं तो तुम्हें ढूंढने के लिए मेरा बहुत समय जाया होता। अब हाओफेंग उस पर बहुत भड़क जाता है। वो कहता है मेरे फादर पर जो भी इल्जाम लगे हैं वो तुम्हारे डेविल रेस की वजह से ही हुआ है, तुम लोगों ने मुझे मेरे फादर से दूर कर दिया, अब इसका बदला मैं तुमसे लूंगा। जिसके बाद हाओफेंग थंडर को समन करता है। अब जियांग बायसोंग कहते हैं बच्चे तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे क्योंकि तुमने अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर लिया है। जिसके बाद वो कई सारे एरोस क्रिएट करके हाओफेंग ने क्रिएट किए थंडर को डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी यांगजी इमॉर्टल आर्ट ऑफ बर्निंग द स्काई को समन कर लेता है और अपनी रिमेनिंग पावर का यूज करते हुए वो जियांग बायसोंग के साथ लड़ने लगता है। वो हाओफेंग को एक स्पेल देता
है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे फादर ने जो बॉक्स दिया है उसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा। ये लोग उसी को हासिल करना चाहते हैं और तभी उस स्पेल में से एक फॉर्मेशन क्रिएट होकर हाफेंग को अपने अंदर खींचने लगता है। इधर जियांग बैसोंग कह रहा था कि यांग जी, अगर तुम इस बच्चे को यहाँ नहीं लाती तो शायद आज तुम्हें अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। तब तक हाफेंग को फॉर्मेशन गायब कर देता है। ये देखकर जियांग बैसोंग कहता है कि यांग जी, पहले तुम्हें खत्म कर दूंगा और फिर हाफेंग का नंबर आएगा। अब हमें सीक्रेट रेलम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाइवो डायनेस्टी की प्रिंसेस जी शाओ बैठी थी। उसके साथ जोंग नाम की लड़की भी थी जो बटरफ्लाइज को कैच करने की कोशिश कर रही थी और तभी उसकी नजर आसमान में जाती है। वहाँ पर एक फॉर्मेशन ओपन होकर हाफेंग को नीचे फेंक देता है। वहाँ पर जीव शांग भी मौजूद था और ये जाइवो डायनेस्टी का थर्ड प्रिंस है। अब हाफेंग वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था। ये तीनों भी उसे देखकर सोचते हैं कि ये लड़का आसमान से कैसे गिर गया और इस पर किसने हमला किया होगा। जोंग कहती कि मैंने देखा था इसके आसपास लाइटनिंग थी, शायद इसके पास कोई रेयर ट्रेजर हो सकता है। जिस पर जीशाओ कहती कि उसके ट्रेजर पर हमारा कोई हक नहीं, फिलहाल तो हमने इसकी मदद करनी चाहिए। तो जीशाओ उसे हील करने की कोशिश करती है। अब जोंग उससे पूछ रही थी कि प्रिंसेस, हम तो इसे जानते भी नहीं, तो आप इसकी मदद क्यों करना चाहती हो? तो जीशाओ उसे बताती है कि ये बुरी तरह से घायल है, अगर हमने इसे नहीं बचाया तो डीमन बीस्ट इसे खा लेंगे। लेकिन जोंग कहती है कि शायद ये बुरा लड़का भी हो सकता है, हमें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो जीशाओ कहती है कि वो कैसा भी रहे, उसे बचाना हमारा फर्ज है। तभी जीव शांग कहता है, सिस्टर, मुझे लगता है कि इसके पास काफी रेयर ट्रेजर है, क्या तुम वाकई उसे हासिल नहीं करना चाहती हो? तो जीशाओ उसे जवाब देती है कि अगर तुम्हें ट्रेजर की जरूरत है तो तुम उसे खुद ढूंढो, किसी और से ट्रेजर छीनना अच्छी बात नहीं होती। तो जीव शांग कहता है, ठीक है, मैं इसका कोई ट्रेजर नहीं ले रहा, मैं तो बस बता रहा था, वैसे भी चोरी करना मेरी फितरत नहीं है। तो जीशाओ कहती, बहुत अच्छे, तुम मेरी बात समझ गए। जिसके बाद वो हाफेंग को एक पिल खिला देती है। लेकिन तब तक हाफेंग के जख्म खुद ब खुद ठीक हो रहे थे। ये देखकर वो तीनों भी बहुत हैरान थे। तब जोंग कहती है कि इसकी रिकवरी स्पीड काफी तेज है, जिस पर प्रिंसेस जीशाओ कहती कि शायद इसकी बॉडी कुछ खास है। और तभी वहाँ पर किन फेयांग और किन उशांग पहुँच जाते हैं। ये दोनों भी हेवनली सोर्ड क्लिफ से थे। तभी जोंग प्रिंसेस को बताती है कि किन फेयांग ने इमॉर्टल हेवनली सोर्ड की हाफ स्टेज तक कल्टीवेशन किया है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इधर किन फेयांग हाफेंग को गौर से देख रहा था। वो कहता है, यकीनन इसके पास इमॉर्टल ट्रेजर है। जिस पर किन उशिंग कहती कि भाई, इसे पहले मैंने देखा था, तो इसका ट्रेजर मेरा होगा। अब जोंग उन दोनों को बताती है कि ये जाइवो डायनेस्टी की प्रिंसेस है और हमारी प्रिंसेस इस बंदे को बचाना चाहती है, तो तुम लोग ना इसे हाथ लगाओगे और ना ही उसके ट्रेजर को छीनोगे। जिस पर किन फेयांग कहता है कि ये प्रिंसेस होगी अपने घर पर, ये तो सीक्रेट रेल्म है, यहाँ पर हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर तुम्हें वो लड़का चाहिए तो पहला मेरा मुकाबला करना होगा। अगर तुम लोगों में जरा सी भी अक्ल होगी तो बिना मार खाए उसे मेरे हवाले कर दोगे, नहीं तो मैं तुम लोगों पर जरा सा भी रहम नहीं करूंगा। जिसके बाद वो अपनी इमॉर्टल सोर्ड की पावर्स उन्हें दिखाने लगता है। उस सोर्ड को बाहर निकालते ही उसकी एनर्जी उस पूरी जगह पर फैल गई थी। और तभी प्रिंसेस उससे कहती कि तुम अपनी इमॉर्टल सोर्ड की पावर से मुझे डरा नहीं सकते। अगर मैंने कहा कि इस लड़के को मैं बचाना चाहती हूँ तो मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा, तुम भी नहीं। जिसके बाद वो वहाँ पर फ्लो हो रही रिवर का पानी उठा लेती है। वो उसे कंट्रोल कर सकती थी। दरअसल प्रिंसेस ने टाइन बॉडी को अवेकन किया हुआ था, इसका मतलब वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और ये बात किन फेयांग को पता होने के बावजूद भी वो उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। तभी प्रिंसेस भी टाइन रिवर के पानी से उस पर हमला कर देती है। वो अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिससे वहाँ की पूरी जमीन शेक हो रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।